हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 6 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। और अब यहाँ पर मैं वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिखता हूँ JS लेक्चर 6। ओके, अब मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ logic.js। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि JS को HTML के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं SRC का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेक्चर 6 के लिए नोट्स बनाई है। तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऑपरेटर होता क्या है। तो जब भी हमें यहाँ पर कोई मैथमेटिकल या कोई लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो यहाँ पर हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, इक्वल होता है। तो ये सब यहाँ पर हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम ऑपरेटर को यूज़ क्यों करते हैं। तो जब भी हमें यहाँ पर दो वेरिएबल के अंदर या दो वैल्यू के अंदर या एक वेरिएबल और एक वैल्यू के अंदर कोई भी एक्शन को परफॉर्म करवाना है तो यहाँ पर हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है लेट ए इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर जो इक्वल का साइन है ना, ये क्या कर रहा है कि हमारे ए नाम के वेरिएबल के अंदर 5 की वैल्यू को असाइन करने का काम कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है 2+3। तो ये क्या कर रहा है कि हमारी दो वैल्यू को ऐड करने का काम कर रहा है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर ऑपरेटर के कई सारे टाइप्स होते हैं, पर यहाँ पर मेनली हम 6 टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद दूसरा टाइप होता है असाइन ऑपरेटर। उसके बाद तीसरा टाइप होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। उसके बाद चौथा टाइप होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद पांचवा टाइप होता है कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ना, उसे हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, और लास्ट टाइप होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो जब भी हमें यहाँ पर बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मॉड्यूलस होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे, पर आपको ये मॉड्यूलस और ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है इसके बारे में समझ नहीं आया होगा। तो चलो अब हम इसकी बात करते हैं। तो अब ये जो मॉड्यूलस होता है ना, वो क्या होता है कि रिमाइंडर वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में हमें जो भी रिमाइंडर बचता है ना, उसे यहाँ पर मॉड्यूलस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करूँ 10/3, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर में 1 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 10 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट 1 देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। तो अभी जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, वो क्या करता है कि हमें वैल्यू के ऊपर का जो पावर होता है ना, उसे फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 की जो वैल्यू होती है ना, वो 8 होती है। तो अगर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट n1 इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद लेट n2 इक्वल टू 3। ओके, और अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ n1 प्लस n2। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू ऐड हो जाएगी और इसका आउटपुट हमें यहाँ पर 8 देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ
और अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर जाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब सेम तरीके से यहाँ पर आप माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेटर के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपको मॉड्यूलस का एग्जांपल समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 मॉड्यूलस 3। तो यहाँ पर मैं इसका आउटपुट 1 देखने को मिलेगा। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशन के बारे में। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 एक्सपोनेंशन 3। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें 10 पावर 3 की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो 10 पावर 3 होता है 1000। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में 1000 देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें 1000 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर नोट्स के अंदर जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं असाइन ऑपरेटर के बारे में। तो अभी असाइन ऑपरेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा इक्वल होता है, उसके बाद प्लस इक्वल होता है, माइनस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई इक्वल होता है, डिवाइड इक्वल होता है। तो ये सब यहाँ पर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ n1 प्लस इक्वल टू 3। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? n1 इक्वल टू n1 प्लस 3। तो इस लाइन का मतलब ये होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो अब इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा कि पहले यहाँ पर n1 की वैल्यू है 5 और हम यहाँ पर 3 को ऐड कर रहे हैं। तो 5 प्लस 3, तो यहाँ पर हमें इसका आउटपुट 8 देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ n1। ओके, तो देखो अब यहाँ पर हमारे n1 की वैल्यू 8 हो चुकी है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम माइनस इक्वल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n1 माइनस इक्वल 2। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? n1 इक्वल टू n1 माइनस 2। ओके, तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसके आउटपुट की बात करें तो पहले हमने यहाँ पर n1 की वैल्यू को 5 लिखा था। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लस इक्वल को यूज़ करके यहाँ पर 3 को ऐड किया है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 हो चुकी है। और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि माइनस इक्वल को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 8 है और उससे हम यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर हमें इसका आउटपुट 6 देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं n1 लिखता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर हमारे n1 की वैल्यू 6 हो चुकी है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और सेम तरीके से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में। अब जब भी हमें यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन को करना है तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अभी जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर जो प्लस होता है ना, वो स्ट्रिंग के केस में कॉन्केटनेट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। मतलब कि ये क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉन्केट कर देता है, मतलब कि जोड़ देता है। ओके, तो चलो अब हम इसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट h इक्वल टू और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट w इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ h प्लस w। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा हेलो और वेलकम यहाँ पर कॉन्केट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा हेलो और वेलकम यहाँ पर जुड़ गया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग ऑपरेटर वर्क करती है। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब यहाँ पर हम ऐसा करें कि यहाँ पर हम नंबर की वैल्यू को ऐड करेंगे ना, तो वो भी यहाँ पर कॉन्केट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ +n1। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हेलो
वेलकम और ये जो हमारी N1 की वैल्यू है, ये तीनों यहाँ पर कॉन्केट हो जाएगी। तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी हेलो, वेलकम और N1 की वैल्यू यहाँ पर जुड़ गई है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो जब भी हमें यहाँ पर कंपैरिजन का कोई वर्क करवाना हो तो यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर इक्वल होता है, उसके बाद स्ट्रिक इक्वल होता है, उसके बाद नॉट इक्वल होता है, उसके बाद स्ट्रिक नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू होता है, लेस देन एन इक्वल टू होता है। तो ये सब यहाँ पर हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर इक्वल की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 बार इक्वल का साइन लिखना होता है। अगर हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे ना तो ये हमारा असाइन ऑपरेटर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 बार इक्वल का साइन लिखते हैं। उसके बाद जो स्ट्रिक इक्वल होता है ना उसके अंदर हम यहाँ पर 3 बार इक्वल के साइन को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है नॉट इक्वल टू। अब देखो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं ना तो उसे हम यहाँ पर नॉट के अंदर काउंट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल किया है ना तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ओके, सेम तरीके से यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है और उसके बाद 2 बार इक्वल बनाया है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिक नॉट इक्वल। ओके, अब यहाँ पर इक्वल और स्ट्रिक इक्वल में क्या डिफरेंस होता है तो उसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बी इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, तो अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पर हमारा ए और बी सेम है और अगर ये कंडीशन सही हुई तो हमें इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा, और अगर ये कंडीशन गलत हुई तो यहाँ पर हमें आउटपुट में फॉल्स देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसका आउटपुट यहाँ पर ट्रू आ रहा है, पर देखो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू में 4 को ऐड किया है, ये हमारा नंबर है। पर हमने बी के अंदर जो 4 को ऐड किया है ना वो हमारा स्ट्रिंग है, फिर भी हमें यहाँ पर आउटपुट 2 मिल रहा है। तो अब इसका रीजन है कि जो हमारा इक्वल होता है ना वो ऊपर ऊपर से चेक करता है, और अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक करे तो यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट इक्वल को यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि 3 बार इक्वल का साइन लिखना होता है। ओके, तो अब इसका आउटपुट यहाँ पर हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आउटपुट में फॉल्स आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इक्वल और स्ट्रिक्ट इक्वल वर्क करता है। ओके, जो हमारा सिंपल इक्वल होता है ना वो क्या करता है कि सिर्फ वैल्यू को देखता है, पर जो हमारा स्ट्रिक्ट इक्वल होता है ना वो क्या करता है कि हमारे वैल्यू को भी देखता है और उसके साथ हमारे डेटा टाइप को भी देखता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो अब इसके आउटपुट में यहाँ पर हमें फॉल्स देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऊपर ऊपर चेक कर रहा है, और अभी देखिएगा कि ए के अंदर भी 4 की वैल्यू है और बी के अंदर भी 4 की वैल्यू है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। पर यहाँ पर हमने लिखा है कि ए और बी सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसके आउटपुट में फॉल्स देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसका आउटपुट यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, पर अब मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल को यूज करूँ तो अब यहाँ पर हमें इसके आउटपुट में ट्रू देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। इसे हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो जब भी हमें यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, वैसे तो हमें यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, पर जब भी हमें यहाँ पर कोई सिंपल कंडीशन को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के सिंटेक्स के बारे में। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर कंडीशन को लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। उसके बाद हम कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हम लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम कॉलन बनाते हैं। और उसके बाद कंडीशन फॉल्स होने पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो इसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट t इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन n2। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है और अब कंडीशन के ट्रू होने पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इज बिगर देन n2। ओके, अब मैं यहाँ पर कॉलन बनाता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर मैं उस वैल्यू को पुट करना है जिसे हम यहाँ पर कंडीशन के फॉल्स होने पर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ n2 इज बिगर देन a। और अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टिप। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं a ग्रेटर देन n2, क्योंकि हमारा जो a है ना ये n2 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे a की वैल्यू है 4 और n2 की वैल्यू है 3। तो मतलब कि ये हमारी कंडीशन सही है। तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर ये पहली वैल्यू दिखाई देगी, मतलब कि a इज बिगर देन n2। तो ये हमें आउटपुट में दिखाई देगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर a इज बिगर देन n2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले वेरिएबल बनाना है, उसके बाद पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर कंडीशन को पास करना है। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम कॉलन बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन के फॉल्स होने पर जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो जब भी हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन को पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 3 होते हैं। पहला होता है एंड। ओके, उसके बाद दूसरा होता है ओके, और तीसरा होता है नॉट। तो पहले हम बात करते हैं एंड के बारे में। तो अब हम यहाँ पर इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि पहले वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन को ऐड करना होता है और उसके बाद 2 बार एंड का साइन बनाना है और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर हम तीसरी कंडीशन को ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि पहले 2 बार एंड का साइन बनाना है और उसके बाद हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन को भी ऐड कर सकते हैं। और अब ये एंड के केस में क्या होता है कि हमारी सारी कंडीशन ट्रू होगी ना, तभी हमें इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं और के बारे में। अब और का सिंटेक्स क्या होता है कि पहले हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें कंडीशन को पास करना होता है और उसके बाद यहाँ पर हमें लाइन वाला ये जो सिंबल है ना उसे 2 बार बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन को पास कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर हम तीसरी कंडीशन को पास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर लाइन वाला जो सिंबल होता है ना उसे हमें 2 बार पास करना होता है और हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन को भी पास कर सकते हैं। और अब और के केस में क्या होता है कि कोई भी एक हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें यहाँ पर आउटपुट में ट्रू देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉट के बारे में। अब नॉट का सिंटेक्स क्या होता है कि पहले हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क बनाते हैं और हमारी कंडीशन को पास करते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें यहाँ पर आउटपुट फॉल्स देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर हमें ऑपोजिट आउटपुट देखने को मिलता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट n इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ n1 ग्रेटर देन n2। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं 2 बार एंड का साइन बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ n1 लेस देन 0। ओके, अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखा हूँ n। अब देखो यहाँ पर हमने 2 कंडीशन को पास किया है। पहली कंडीशन में लिखा है
N1 ग्रेटर देन N2, मतलब कि हमारा जो N1 है ना ये N2 से बड़ा है, तो ये हमारी कंडीशन सही है। ओके, उसके बाद इस दूसरी कंडीशन के अंदर मैंने लिखा है N1 लेस देन 0, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में फॉल्स देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट में फॉल्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे एक ही कंडीशन सही है, पर जब भी हम यहाँ पर एंड को यूज़ करते हैं ना, तो हमारी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस लेस देन को यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन। ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो अब हमें इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन के ट्रू होने पर कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ A ग्रेटर देन N2। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लाइन वाला सिंबल बनाता हूँ। ओके, मुझे इस सिंबल का नाम नहीं पता है, तो अगर आपको इस सिंबल का नाम पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ A ग्रेटर देन N1। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ और। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो कंडीशन को अप्लाई किया है। पहली है A ग्रेटर देन N2, मतलब कि हमारा जो A है ना ये N2 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे A की वैल्यू है 4 और N2 की वैल्यू है 3, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन में हमने लिखा है A ग्रेटर देन N1, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो अब यहाँ पर हमें इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम और लॉजिक ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमें यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू देखने को मिलता है। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा और लॉजिक ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नॉट। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ A ग्रेटर देन N2। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नॉट। ओके, तो अब यहाँ पर हम नॉट लॉजिक ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हमने एक कंडीशन को अप्लाई किया है A ग्रेटर देन N2, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। पर यहाँ पर हम नॉट लॉजिक ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि हमें यहाँ पर ऑपोजिट आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर हमें आउटपुट में फॉल्स देखने को मिलेगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये जो ऑपरेटर होते हैं ना उसका जो यूज़ होता है ना वो हम कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। मतलब कि जब भी हमें कोई कंडीशन को अप्लाई करना हो ना, तो वहाँ पर हमें इन सभी ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो ये सब था हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दिए, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जीएस का लेक्चर 6 है, तो वहाँ पर आपको जीएस लेक्चर 6 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ट्राई में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और ट्राई में क्या होता है कि हमने जो भी पूरे अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखा देता है और इसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो में बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।